So, welcoming you all to the quick revision of chapter number 4 of Indian Partnership Act. Before I proceed with this revision, मैं एक बार इसका purpose आपको clear कर देना चाहता हूँ. Do not take this class कि जी मैंने अगर ये क्लास कर ली then it is sufficient. I am ready to appear into the exams. ठीक है, ये summary notes है और इसमें से कुछ टॉपिक्स कट किए गए, ठीक है, एंड बट द परसेंटेज इज लेस देन 5%. अगर आप मेरे ओरिजिनल नोट्स के साथ इन नोट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि 95% तो सर ने कवर कर लिया है, ठीक है. लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा डायरेक्टली यही पढ़ना शुरू कर देगा और सिर्फ यही पढ़कर पेपर में चला जाएगा, देन इट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट. आपको मेन नोट्स अच्छे से करने चाहिए, उसी के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल्स हैं और बार बार समझाया गया है जिन टॉपिक्स जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है. लेकिन ये एक समरी नोट्स आपके लिए रेडी किए गए हैं. लाइक आई ऑलवेज यूज टू एम्फसाइज कि सीए के पेपर क्लियर करने के लिए बस एक ही टेक्निक है, दैट इज द नंबर ऑफ रिविजन. तो अगर आप मेरे को कहते हैं कि सर आपके 400 पेज के नोट्स हम 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, ज्यादा जोर मारेंगे 4 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, हम 8 बार तो नहीं पढ़ लेंगे. और मैं हमेशा ये बात आपको कहता था कि आप चाहे थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ लो, लेकिन ज्यादा बार पढ़ोगे तो ज्यादा ग्रास्प हो जाएगा, पेपर में रिकॉल करने में हेल्प रहेगी. ओनली विद दैट इंटेंट दीज नोट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर योर हेल्प. बिकॉज अगर ये 70-80 पेज के नोट्स अगर आप कहते हैं कि सर ये तो मैं 8 बार पढ़ लूंगा, ठीक है, और साथ में जो मेरी ये क्लास है इसका भी एक्सेस आपके पास ऑल टाइम रहेगा, ठीक है, और टारगेट ये है कि 1.5 घंटे की 5 क्लासेस के अंदर मैं पूरा सिलेबस बिजनेस लॉ का आपके लिए रिवाइज करूँगा. तो एक तरह से 7.5 से 8 घंटे की क्लास के अंदर आपकी 100% रिवीजन हो जाएगी, ठीक है. एंड दैट क्लास will be put in the broadcast or it might be put up on the YouTube. तो आप उसे जब मर्जी जितनी मर्जी बार प्ले करके देख सकते हैं. फाइन. सो अगर आपको लग रहा है कि जी मुझे 3 दिन में 3 बार रिवीजन करनी है तो आप ये वहां से भी कर सकते हैं. कोई चैप्टर है वो आपका खुद पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप ये नोट्स खोल के और क्लास प्ले करके आप उसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं. फाइन. So, starting with the chapter number 4, Unit 1 of the Indian Partnership Act. इसमें जो Unit 1 है ये QR कोड के रूप में I have tried to present it. One QR code will be covering all the topics of this, ठीक है. बट ये जो QR कोड है इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा छोटे फॉन्ट में, या हमें बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ेगा और फिर समझ नहीं आएगी कि कौन सा टॉपिक हो गया और कौन सा रह गया. So, I have presented it in the notes form. फाइन. सो स्टार्टिंग विद इट, स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी. अगर आपको कोई भी पॉइंट में कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क इन बिटवीन और इन द एंड ऑफ द क्लास. फाइन. ओके, स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 1 के साथ, चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 के साथ. सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 4 की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पार्टनरशिप. ये डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द असेंशियल कंडीशंस एंड पार्टनरशिप के फीचर्स को कवर अप करती है. जिसने कहा कि पार्टनरशिप इज व्हाट, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन जिन्होंने एग्री किया है कि वो अपने प्रॉफिट शेयर करेंगे. प्रॉफिट कहां से आएगा? बिजनेस से आएगा. और वो बिजनेस कौन चलाएगा? सारे मिलके भी चला सकते हैं या फिर उनके बिहाफ पे कुछ लोग भी चला सकते हैं. जैसे कि हम 4 लोगों ने पार्टनरशिप की और ये डिसाइड किया कि हम दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम दोनों सिर्फ पैसा लगाएंगे, रिस्क लेंगे, लेकिन एक्चुअल में सारा काम कोई 2 लोग करेंगे, या फिर हमने कहा हम चारों ही मिलके काम करेंगे. सो एक्टिंग ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो जो लोग पार्टनरशिप के अंदर एग्री करते हैं उन पर्संस को इंडिविजुअली क्या कहा जाता है? पार्टनर. और अगर वो सारे मिल जाते हैं तो कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म या सिर्फ फर्म. और जिस ट्रेड नेम के नाम से वो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्म नेम. हमने कहा कि अगर हम डेफिनेशन को ही डिकोड करें
तो वहां से हमें कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं। कितने एलिमेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट, 5 एलिमेंट्स मिलते हैं जो को एग्जिस्ट होने चाहिए, तभी माना जाएगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे आसान पॉइंट, जिसने कहा कि जी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, एक अकेला पर्सन तो अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा जी। तो कम से कम हमें 2 लोग चाहिए, और लोग भी कौन हो? विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जो सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटीज हो और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हो, जो एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। तो हमने कहा सर ठीक है, आपने बता दिया कम से कम 2 लोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं? तो द लिमिट इज 50। दैट लिमिट हैज बीन पुट अप बाय द कंपनी रूल्स, जिसमें हमने कहा कि जी एक पार्टनरशिप 50 लोगों से ज्यादा की नहीं हो सकती है। एग्रीमेंट होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उनका आपस में एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉलेंटरली हो, किसी ने जबरदस्ती आपसे साइन ना करवाया हो, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का हो। ठीक है, आपका जो आपस में एग्रीमेंट है, इसमें जो एग्जांपल थी वो कहता है वो बुद्धिस्ट या बर्मीज हस्बैंड एंड वाइफ मिलके अगर काम करते हैं, या एचईएफ मिलके काम करती है। अब एचईएफ मिलके भी काम धंधा चला रही है और जो प्रॉफिट आ रहा है उसे शेयर कर रही है। तो हमने कहा क्या एचईएफ एक पार्टनरशिप फर्म है? द आंसर इज बिग नो, बिकॉज उनका आपस में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। सो पार्टनरशिप के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का रिलेशनशिप होना चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। बिजनेस होना बहुत जरूरी है। तो कहता है बिजनेस एग्जिस्ट करता हो जिसमें आपका मोटिव क्या है? दैट इज द एक्विजिशन ऑफ गेन्स। अगर आप एनजीओ चला रहे हैं, अगर आप चैरिटी का कोई काम मिलके कर रहे हैं, उसे कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता, बिकॉज पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस क्या होता है? जिसमें आप कोई एक्टिविटी करते हैं विद एन इंटेंट ऑफ प्रॉफिट मोटिव। अब प्रॉफिट हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए कि हमने काम प्रॉफिट के लिए किया। अब लास्ट में 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जी। सबसे पॉइंट नंबर 4 क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि सर आप अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने कहा सिर्फ प्रॉफिट के, लॉसेस भी? कहता नहीं, लॉसेस छोड़ो, लॉसेस शेयर करो ना करो, दैट इज नॉट द एसेंशियल क्राइटेरिया, लेकिन आपको अपने प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे, तभी मैं मानूंगा कि आप दोनों के बीच में या आप सबके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। तो कहता है एग्रीमेंट टू शेयर द लॉसेस इज नॉट द एसेंशियल एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर और द एलिमेंट। और वो कहता है फॉर एग्जांपल अगर को ऑनर्स है, ठीक है, आगे जाकर ये डिफरेंस भी आएगा कि पार्टनरशिप और को ऑनर्स में क्या फर्क होता है। को ऑनर्स शायद आपस में प्रॉफिट ना भी शेयर करें तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता, बिकॉज वो को ऑनर्स है। लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करना ही पड़ेगा, तभी उसे पार्टनरशिप माना जाएगा। और एक और एग्जांपल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को भी पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें वो कहते हैं सर जो ट्रू टेस्ट है वो बस एक ही है, दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इज कि एक पार्टनर फर्म का और बाकी सब पार्टनर्स का एजेंट है, और बाकी जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के और मेरे एजेंट हैं। तो यहां पर जो पार्टनर है वो सेम टाइम पे एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। वो कहता है कि जी असल में बस ट्रू टेस्ट यही है, बिकॉज प्रॉफिट तो वो कहता है कई बार आप कई लोगों से शेयर कर लेते हैं जो एक्चुअल में आपके पार्टनर्स नहीं भी होते, उसको भी आप बोल देते हैं कि चल ठीक है तेरे को मैं अपने प्रॉफिट का 2% शेयर दूंगा, 5% शेयर दूंगा। सो प्रॉफिट शेयरिंग से कोई पार्टनरशिप नहीं बनती। पार्टनरशिप का जो ट्रू टेस्ट है दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स। सो सेक्शन 6, अब दोबारा से जब हम एक्ट में गए, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या कहा? कहता है कि जी मेरे हिसाब से बस 3 मेन फीचर्स हैं जिसके बिना पे ये कहा जा सकता है कि ये पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। नंबर 1 इज द प्रॉफिट शेयरिंग। तो वो कहता है ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, मतलब ये जरूरी तो है लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं है कि अगर आप किसी से प्रॉफिट शेयर करते हैं तो वो आपका पार्टनर बन ही गया, ऐसा नहीं है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी तो है बट दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कई बार कुछ लोग किसी को दूसरे को पैसे देते हैं और ये बात बोलते हैं, आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, तो वो ये बात बोलते हैं कि मैं आपको डेट दे रहा हूं, इसके बदले में इंटरेस्ट नहीं चाहिए, प्रॉफिट का 2% चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कई बार लेंडर ऑफ द मनी आपको ये कह देता है कि मुझे बीच में प्रॉफिट का शेयर चाहिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग से वो आपका पार्टनर नहीं बन गया। ठीक है,
सेकेंड इज, कई बार आप सर्वेंट को या अपने एम्प्लॉय को बोल देते हैं यार तू मेहनत किया कर, मन लगा के काम किया कर, तुझे मैं अपने प्रॉफिट का 2% शेयर दूंगा। सो अगर आप उससे भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं तो वो आपका पार्टनर नहीं बन जाता। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका कोई पार्टनर था, 20-25 साल आपने उसके साथ काम किया और आज उसकी डेथ हो गई और उसकी वाइफ और उसके डिपेंडेंट बच्चों के लिए आपने कहा कि जी कोई बात नहीं, एज अ गुड पर्सन और द गुड हार्ट मैं अभी भी आपको 5% का प्रॉफिट दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप यू आर द वाइफ और द डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। सो अब क्या उसकी जो वाइफ है, विडो है, या उसके जो बच्चे हैं, क्या वो पार्टनर बन गए? जी नहीं, लेकिन आप उनसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो बार बार एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी तो है बट ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। मतलब हर वो जन जिससे आप प्रॉफिट शेयर करते हैं वो आपका पार्टनर नहीं कहा जा सकता। एंड द लास्ट, कई बार प्रीवियस ऑनर ये बात बोलता है, ठीक है, कई बार गुडविल में हम ये बात बोलते हैं कि हम अपने बिजनेस को आपको देकर जा रहे हैं, मेरी गुडविल भी आपकी। तो वो कहता है कि सर क्या लोगे? तो मैं कहा 5 करोड़ कैश प्लस अगले 10 साल का 5% प्रॉफिट। तो अगर मैंने कहा कि जी ठीक है मैं 5% प्रॉफिट ले रहा हूं तो क्या मुझे आपका पार्टनर कहा जा सकता है? जी नहीं, इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट। फाइन। सेकेंड इज द म्यूचुअल एजेंसी। तो वो कहता है कि जी ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मतलब अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो पार्टनर्स, अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। तो कहता है ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज, ये सेम लाइन पिछले पेज पे भी आई थी कि वो प्रिंसिपल भी है, सेम टाइम पे वो दूसरों का एजेंट भी है। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इट बाइंड्स अपॉन ऑल द पार्टनर्स। तो अगर लेटर से हम 4 पार्टनर्स हैं और मैं जाकर लोन ले आता हूं, ठीक है, प्रॉपर बिजनेस पर्पस के लिए लोन लेकर आता हूं, सो उसके लिए बाकी तीनों पार्टनर्स बट ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल और पेएबल लायबल होंगे। एंड द लास्ट इज द एग्रीमेंट। मैंने आपको बोला था कि जी कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। सो जो पार्टनरशिप है वो कहां से अराइज होती है? कॉन्ट्रैक्ट में से, नॉट फ्रॉम द स्टेटस लाइक HUF, ठीक है। HUF के अंदर तो मैंने आपको बोला था मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ। बाय बर्थ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया अभी उस बच्चे ने, बाय बर्थ उसे शेयर मिलना शुरू हो जाता है। Next is the differences between the partnership and the various other types of organization. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं ये सारे डिफरेंसेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप और एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में, जिसके लिए आपके मॉड्यूल में ये वर्ड लिखा हुआ है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। सो मैंने पहले भी बोला था, बच्चा बड़ी बार बोलता है कि सर कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का तो डिफरेंस बड़े अच्छे से आता था, लेकिन वहां पे जॉइंट स्टॉक कंपनी लिखा होता तो मैं कंफ्यूज हो गया कि पता नहीं क्या चीज है। So joint stock company is nothing else but the company limited by shares. 3 types of the companies are there: limited by shares, limited by guarantee, and unlimited companies. So we are going to talk about the difference between the partnership and the joint stock company. यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं मैंने एक एक वर्ड्स में कर दिए हैं सो दैट आपकी जल्दी से रिवीजन हो। लीगल स्टेटस, क्या पार्टनरशिप को एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जा सकता है? जी नहीं, लेकिन एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। तो मैं बार बार आपको कहते कहते थक गया, कंपनीज एक्ट में कंपनी अलग और उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स अलग। हर एक पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट है, लेकिन कंपनी के केस में जो मेंबर्स हैं वो दूसरे मेंबर के या कंपनी के एजेंट नहीं माने जाते हैं। कंपनी मेंबर्स की एजेंट नहीं मानी जाती। डायरेक्टर्स के लिए हमने ये वर्ड कहा था कि डायरेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ द कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, तो वो कहता है कि जो पार्टनरशिप फर्म ने कमाया वो सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन कंपनी में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहें तो प्रॉफिट्स को रिटेन करके भी रख सकते हैं। शुड बी द नंबर 1 पॉइंट। वो कहता है कि जी क्या पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है पार्टनरशिप फर्म में? तो हमने कहा अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ द कंपनीज होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है ओनली अप टू अनपेड पोर्शन ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, जिसका फेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू के 10 रुपए में से अगर कोई अनपेड पोर्शन है तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही लिमिटेड है। आगे कंपनी ने कितने करोड़ रुपए देने हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे शेयर्स फुली पेड हैं तो कंपनी में से 1 पैसा भी और क्लेम नहीं कर सकती है। लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, जितनी आपने गारंटी भरी है जी मेमोरेंडम के अंदर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, और अनलिमिटेड कंपनी उसमें तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है। हमने कहा सर फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसे
कॉमन स्टॉक या फिर जॉइंट एस्टेट कहा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि ये सभी पार्टनर्स की मिली जुली एस्टेट है, प्रॉपर्टी है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये मेंबर्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो कंपनी की प्रॉपर्टी मानी जाती है, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। हमने कहा सर क्या पार्टनरशिप के अंदर मैं पार्टनर हूं और 20% का मालिक हूं, क्या मैं अपनी पार्टनरशिप राइट्स और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं? हमने कहा ये आसान नहीं है जी, आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लेकिन कंपनी के अंदर आपको पता है जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, बट अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है। द वर्ड इज नॉट प्रोहिबिशन, द वर्ड इज रिस्ट्रिक्शन। आपको पहले कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही, ठीक है। फॉर्मेलिटी भी क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पूछना पड़ेगा, अगर वो लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मना करते हैं फिर आप बाहर किसी को भी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। मैनेजमेंट हमने कहा सर फर्म कौन चलाएगा, सारे पार्टनर्स मिलके चलाएंगे। लेकिन कंपनी कौन चलाएगा, क्या सारे मेंबर्स मिलके चलाएंगे? जी नहीं, हम अपने में से किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, सिर्फ डायरेक्टर्स चलाएंगे। जी रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म की कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी तो पैदा ही कैसे होती है जी, ऑन रजिस्ट्रेशन। उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। हमने कहा सर फर्म कैसे बंद हो सकती है, कहता है जब मर्जी अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं, अगर झगड़ा हो गया और वो पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं तो आप फर्म को तोड़ सकते हैं। लेकिन कंपनी कैसे वाइंड अप होगी, ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी या आरओसी। फुल फॉर्म इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और आरओसी स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मैक्सिमम नंबर जो है वो कहता है कि जी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, लेकिन कंपनी में अगर आपको पता हो एक ओपीसी है, ओपीसी में तो एक ही मेंबर रहता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अप टू 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है जी, लाखों करोड़ों मेंबर्स भी आपके हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, तो हमने कहा ये पार्टनरशिप फर्म कब खत्म होगी, कहते अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायर हो गया, या उनमें से कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया तो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जो कंपनी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, पार्टनर्स की डेथ हो जाए, मर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, व्हाटएवर, पार्टनर्स में कम, पार्टनर्स में गो, बट द कंपनी स्टेज फॉरएवर। फिर हमने कहा सर पार्टनरशिप फर्म वर्सेस क्लब जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं जी वो पार्टनरशिप मेंबरशिप लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ठीक है। आप उधर खाने पीने, स्विमिंग, गेम, कुछ भी पर्पज के लिए क्लब ज्वाइन करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में जो हमारा मोटिव रहता है दैट इज प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया था बिजनेस, ठीक है। बिजनेस मतलब प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। लेकिन जब आप क्लब चलाते हैं तो वहां पर आप कुछ और प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ क्लब और कोई और रिक्रिएशन एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, वहां पे आप प्रॉफिट मोटिव से नहीं जाते। कहता है कि जो लोग पार्टनरशिप मिलके बनाते हैं उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है, लेकिन जो लोग क्लब बनाते हैं उन्हें मेंबर्स कहा जाता है। कहता है जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट माना जाता है, म्यूचुअल एजेंसी जो वर्ड हमने कहा था, ठीक है। लेकिन जो क्लब का एक मेंबर है क्या वो बाकी सब मेंबर्स का एजेंट है? बिल्कुल भी नहीं जी, बाकी मेंबर्स अलग हैं, मैं अलग हूं। सो मैं अगर सेम क्लब में जाता हूं तो मैं आपका एजेंट नहीं। कहता है पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो मेंबर ऑफ क्लब है उनका क्लब की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे मैंने एक इंश्योरेंस की एग्जांपल दी थी कि अगर एक पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवा सकता है, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है, या एक वर्ड आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। लेकिन आज मैं किसी क्लब में जाता हूँ, लेट से निर्वाणा क्लब में जाता हूँ, तो मैं निर्वाणा क्लब की इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। तो मैं कहता हूं कि मैं मेंबर हूं, तो वो कहते हैं स्टिल यू हैव नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, आप क्लब की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। डिसोल्यूशन, तो वो कहते हैं कि जी अगर पार्टनर्स चेंज होंगे तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन क्लब में अगर मेंबर्स चेंज होंगे तो क्लब डिसॉल्व नहीं होगा जी, क्लब तो चलता ही रहेगा। फिर हमने कहा कि सर पार्टनरशिप और को ऑनरशिप में डिफरेंस बताइए। बिफोर आई प्रोसीड विद द डिफरेंस, मैं पहले आपको बताता हूं को ऑनरशिप क्या होती है। को ऑनरशिप जब एक प्रॉपर्टी के मल्टीपल ऑनर्स हैं, आप और मैं मिलके अगर को ऑनर्स हैं, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं, एक ही डेथ के बाद वो बिना विल लिखे मर गया जी, सो इन दैट केस उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके दोनों सन को ट्रांसफर कर दी गई। तो अब उस प्रॉपर्टी का, उस प्लॉट का कौन मालिक है? दोनों बेटे मालिक है।
तो वो दोनों बेटे अब क्या बन गए, को ऑनर्स। तो हमने कहा को ऑनर्स क्या पार्टनर्स होते हैं, द आंसर इज बिग नो, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कहता है पार्टनरशिप तो हमेशा कैसे बनती है, कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट भी कौन सा, वॉलेंट्री, जो आपने अपनी मर्जी से किया हो। लेकिन को ऑनरशिप किसी एग्रीमेंट से भी बन सकती है या ऑपरेशन ऑफ लॉ से। जैसे मैंने आपको बताया वन एग्जाम्पल विच आई गेव कि एक की डेथ हो गई तो उसके जो दोनों बच्चे हैं वो क्या बन गए, को ऑनर्स बन गए। क्या उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जी नहीं, उन्होंने ये कैसे बने, ऑपरेशन ऑफ लॉ। और ये कॉन्ट्रैक्ट से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई प्लॉट पसंद आ रहा था जो 5 करोड़ का था, बट मेरे पास 5 करोड़ है नहीं, मेरे पास 2.5 करोड़ थे। तो राजन सर ने कहा 2.5 करोड़ मैं डालता हूं, 2.5 करोड़ तू डाल, हम दोनों मिलकर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो को ऑनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से भी बन सकती है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी बन सकती है, लेकिन पार्टनरशिप हमेशा और हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से ही। पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, लेकिन को ऑनर दूसरे को ऑनर का एजेंट नहीं है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है, लेकिन को ऑनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग हो भी सकती है, शायद ना भी हो, जरूरी नहीं है। और इसमें वो कहता है कि जी क्या आप अपना इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप में आपका शेयर है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने कहा कर तो सकते हैं, लेकिन आपको बाकी सबसे पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी में मैं 50% का मालिक हूं तो क्या मेरे को अपना 50% बेचने से पहले राजन सर से पूछना पड़ेगा, जी नहीं, मैं उनसे बिना पूछे, उनको बिना बताए भी अपना शेयर बेच सकता हूं। तो इसमें आपको दूसरे को ऑनर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है जी, पार्टनरशिप वर्सेस एचईएफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी नंबर 2 पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप वर्सेस एचईएफ। तो वो कहता है पार्टनरशिप तो हमेशा कैसे बनती है, एग्रीमेंट से या कॉन्ट्रैक्ट से। एचईएफ कैसे बनती है, इट इज क्रिएटेड बाय द बर्थ इन द फैमिली। ठीक है, मैंने आपको बताया था एचईएफ कब क्रिएट होती है, जब एक मैरिड कपल के फर्स्ट चाइल्ड होता है। ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड you are eligible to create your HEF। और वो कहता है कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन HEF में अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उससे HEF खत्म नहीं हो जाती। हमने कहा सारे इसकी मैनेजमेंट कौन करता है, पार्टनरशिप की सारे पार्टनर्स मिलके, या लेकिन HEF कुछ कौन चलाता है, सिर्फ और सिर्फ कर्ता। ठीक है, या फिर अगर कर्ता नहीं है तो हम किसी को मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। अथॉरिटी टू बाइंड, हर एक पार्टनर फर्म को और बाकी पार्टनर्स को कॉन्ट्रैक्ट करके बाइंड कर सकता है, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ कर्ता बाइंड कर सकता है, और कर्ता ना हो तो मैनेजर। लायबिलिटी अनलिमिटेड है जी, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी सब मेंबर्स की, जिनको हम को पार्टनर भी कह सकते हैं, तो को पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड, हमने कहा सर लिमिटेड अप टू व्हाट, अप टू योर शेयर इन HEF। ठीक है, तो अगर HEF में मैं मेंबर हूं और HEF को बहुत ज्यादा लॉस हो गया और HEF के नाम पे करोड़ों की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते। HEF में जो मेरे 2-4 करोड़ रुपए थे वो आप ले सकते हो, लेकिन आप कहें कि जी आप मेरे घर आ जाएंगे, मेरे बैंक अकाउंट टच कर लेंगे, मेरे एसेट्स को टच कर लेंगे, नॉट करना। बट अगर मैं करता हूं फिर ये सब हो सकता है, बिकॉज कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हमने कहा पार्टनर क्या पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स देखना चाहता है जी ऑन द क्लोजर, क्या वो देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। अगले चैप्टर में हम राइट्स के बारे में पढ़ेंगे भी, लेकिन जो मेंबर है वो HEF के अकाउंट्स नहीं मंगवा सकता। गवर्निंग लॉ, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है जी पार्टनरशिप को, और HEF इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। माइनर्स कैपेसिटी, तो हमने कहा कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, दैट इज कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स। और माइनर, लेकिन यहाँ पे HEF में क्या प्रॉफिट शेयर होता है, यस बाय बर्थ, अगर वो 1 दिन का भी है तो उसका प्रॉफिट शेयर होगा जी HEF के अंदर। कॉन्टिन्यूटी, तो हमने कहा कब तक चलेगी, जब तक किसी पार्टनर की डेथ या कोई इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता, लेकिन ये तब तक चलती है जब तक ये फुली डिवाइड, जब इसका टोटल पार्टीशन नहीं हो जाता। ठीक है, टोटल पार्टीशन जब तक नहीं हो सकता। तो वो कहता है पार्टनरशिप फर्म में सबसे ज्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, तो हमने बोला 50, लेकिन HEF में ऐसी कोई लिमिट नहीं है जी। फैमिली साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। शेयर इन द बिजनेस, तो वो कहता है कि जी किसका कितना शेयर होगा ये डीड में लिखा होगा, लेकिन यहां पर हमने कहा कि जी कोई आपका शेयर डेफिनेट नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। हमने कहा ये क्या बात हुई फ्लक्चुएट, तो हमने कहा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर 2 मेंबर्स की डेथ हो गई तो आपका शेयर बढ़ जाएगा, और अगर 3 बच्चे और पैदा हो गए तो आपका शेयर
कम हो जाएगा। तो ये डेथ और बर्थ के बेसिस के ऊपर फैमिली के अंदर आपका शेयर प्लस माइनस होता रहता है। इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हमने कहा कि जी दो तरह से हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आपको बता सकते हैं। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, तो वो कहता है कि जी नंबर 1 एंड द मोस्ट पॉपुलर पार्टनरशिप जो हमारे पास आती है दैट इज पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल उसे कहा जाता है जिसके अंदर दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनसे पूछा कितनी देर तक काम करोगे, तो वो कहता है कोई फिक्स पीरियड नहीं है, जब तक हमारी विल है, मर्जी है, सहमति है, तब तक हम काम करेंगे। ठीक है, इट मे बी 2 days, इट मे बी 20 years, हमें नहीं पता। फाइन। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, उनकी पार्टनरशिप कैसे खत्म होगी ऐसी कोई प्रोविजन उन्होंने लिखी नहीं। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसी प्रोविजन लिखी है कि 5 साल बाद खत्म होगी, 10 साल बाद खत्म होगी, ये काम हो जाए उसके बाद खत्म होगी, अगर आपने ऐसे लिखा फिर ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है। पार्टनरशिप एट विल के लिए बस 2 ही शर्तें हैं। नंबर 1, आपने कोई फिक्स पीरियड नहीं बताया। दूसरा, पार्टनरशिप कब खत्म होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये दो लोगों की पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एट विल, ये तब तक काम कर रहे हैं जब तक इनकी आपस में मर्जी है। और या फिर सेकंड होती है जो पार्टनरशिप एट विल के बाद आती है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है जो एक फिक्स पीरियड के लिए 2 साल 2 महीने वॉट एवर द केस में भी। हमने कहा सर और टाइप्स के बारे में बताइए। सो कहता है कि नाउ वी कैन डिवाइड द पार्टनरशिप इन द बेसिस ऑफ विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। जैसे कि अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए साथ में हैं, तो अगर आप पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए साथ में हैं, सिर्फ एक काम के लिए, जैसे कि आपकी और मेरी कंपनी मिलकर एक पुल बना रही है, तो आपकी और मेरी पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर कब तक है, सिर्फ वो पुल बनाने तक। जिस दिन वो पुल बन गया आपकी और मेरी पार्टनरशिप खत्म हो गई। या फिर आपकी और मेरी पार्टनरशिप है फॉर अ पर्टिकुलर अंडरटेकिंग। ठीक है, इसमें मेरे पास ज्यादा अच्छी एग्जांपल नहीं है, स्टिल आई ट्राई। लेट अस से मेरा एक अलग कोचिंग सेंटर है, राजन सर का एक अलग कोचिंग सेंटर है, और हम दोनों मिलकर एक और कोचिंग सेंटर पे बनाते हैं। तो अब हमारी जो पार्टनरशिप है दैट इज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर अंडरटेकिंग। ठीक है, वो सिर्फ वो जो म्यूचुअल हम मिलके एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं वो सिर्फ उसके लिए, उसके अलावा हमारा पर्सनल अलग से काम भी है। लेकिन एक होती है जी जनरल पार्टनरशिप, जिसके अंदर दो लोग मिलके कहते हैं कि जी क्या करेंगे, किस नाम से करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमें नहीं पता, बस इतनी बात पता है कि हम मिलके काम करेंगे, जो भी करेंगे मिलके करेंगे। सो उसको हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप, जिसके अंदर आपकी पार्टनरशिप पर्टिकुलर नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए नहीं है और किसी एक पर्टिकुलर फर्म के लिए या बिजनेस के लिए नहीं है। हमने कहा सर पार्टनरशिप डीड के बारे में बताइए जी, पार्टनरशिप डीड लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि सर हमने तो पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लिया, हमें कोई फॉर्मेट मिला नहीं। अब ये राइटिंग में भी हो सकती है, पहले भी बोला था, और ये ओरली या वर्बली भी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन और स्टैंपिंग करवाना कहता है ऑप्शनल है, लेकिन अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो रिटन में स्टैंप और रजिस्टर्ड होनी कंपलसरी है। ठीक है, बट अगर पार्टनरशिप के नाम से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब आप जहां पे भी काम कर रहे हैं आप किराए पर, ठीक है, सो आपके पास अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, फिर ये सब ठीक है कि जी ओरली भी होगा तो चलेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी है नहीं करवानी तो भी चलेगा। ये थोड़ा सा फास्ट रीड है। तो हमने कहा सर पार्टनरशिप डीड में लिखना क्या होता है, तो नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेचर एंड द प्लेस ऑफ द बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितनी कैपिटल लाएगा, कौन कितना प्रॉफिट के शेयर ले जाएगा, नया पार्टनर लाना हो तो कब आएगा, और अगर किसी ने रिटायर होना हो तो क्या प्रोसीजर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, लोन और ड्राइंग्स आप कितनी कर सकते हैं, फर्म कल खत्म कैसे होगी, सैलरी या कमीशन देंगे कि नहीं देंगे, किसी पार्टनर को निकालना हो जी तो कैसे निकाल सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी और पॉइंट जो आपको लगता है कि हमें लिखवाना चाहिए तो आप लिखवा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट जी, ट्रिपल स्टार मार्क कर रहे हैं। 1 क्वेश्चन शॉर्ट आपको इस पेज में से मिलना चाहिए, दैट इज द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले जी एक्टिव और द ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ठीक है जी, यही सबसे मेन पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है। सो ये पार्टनर बना कैसे, तो हमने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा उसका नाम है, पार्टनरशिप डीड में उसका नाम है, उसके साइन है, तो वो पार्टनर बना। तो पार्टनर बना कैसे, पार्टनर बाय एग्रीमेंट। हमने कहा सर रूटीन में क्या ये फर्म के लिए ही काम करता है, बिल्कुल डे टू डे रूटीन में ये फर्म के लिए ही काम करता है। और कल अगर इस पार्टनर को रिटायर होना,
एक्टिव पार्टनर को अगर रिटायर होना हो तो पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको प्रॉपर एक पब्लिक नोटिस अखबार में निकलवाना पड़ेगा कि मैं फलां फलां फॉर्म में पहले पार्टनर था और आज से मैं वहां पे रिजाइन कर रहा हूं। नहीं तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि आज आप पार्टनर हैं कि आप निकल चुके हैं। तो आपको पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है। अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देंगे तो आपकी लायबिलिटी चलती ही रहेगी। स्लीपिंग ऑफ द डोरमेंट पार्टनर, तो ये हमारी क्लास के कुछ बच्चों जैसे हैं जी, जो होकर भी नहीं होते, ठीक है, जो सो रहे होते हैं। सो कहता है कि जी ये पार्टनर कैसे बना, तो वो कहता है कि जी ये एग्रीमेंट से बना, ये एग्रीमेंट से बना, बकायदा डीड में इसका भी नाम है। फिर वो कहता है क्या ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है फर्म में, तो हमने कहा नहीं। फिर वो कहता है प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है, वो कहता है यस। हमने कहा कल अगर कोई नुकसान हो गया तो थर्ड पार्टी के लिए क्या ये लायबल होगा, द आंसर इज यस। और हमने कहा कल इसे रिटायर होना हो तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, तो हमने कहा नहीं, इसे देना जरूरी नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ये हमारी फर्म में पार्टनर है कि नहीं। तो अगर ये आज चला भी गया तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज अ नॉमिनल पार्टनर, जो डायलॉग मारता है कि बस नाम ही काफी है, ठीक है। तो इसने कहा कि जी आप बस मेरा नाम भी ले लोगे ना, अगर आप डीड में मेरा नाम ही लिखवा लोगे, आपके उसी से वारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे आज मैं मुकेश अंबानी को बोलूं कि सर आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, तो मेरे को 50 करोड़ चाहिए, कहता बस डीड में मेरा नाम लिखवा दो, मेरे साइन करवा दो, 50 करोड़ तो कोई भी दे देगा, ठीक है, मेरे नाम पे ही मिल जाने जी 50 करोड़ रुपए। तो हमने कहा ये भी ठीक है। सो इसने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखवाया जी फर्म के अंदर, एक्चुअल में इसका कोई रियल इंटरेस्ट फर्म के अंदर नहीं है, ना ये पैसे दे रहा है, ना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना प्रॉफिट शेयर करता है, सिर्फ नाम लिखवा दिया जी इसने। कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए भी एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया, कुछ लायबिलिटी आ गई, तो लोग क्या मुकेश अंबानी से पैसे मांग सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि उसका नाम डीड में लिखा हुआ था। पार्टनर्स इन द प्रॉफिट, ठीक है, कबीर का दोहा है जी कि सब सुख के साथी दुख में साथ ना कोई, ठीक है। ये वो वाला पार्टनर है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में आपके साथ है। सो ये गुड वेदर फ्रेंड है जी आपका, सिर्फ सुख का साथी। ये प्रॉफिट तो शेयर करने आएगा, कल लॉसेस हो जाएंगे तो कहेगा कि जी मैं तो पहले ही बोला था ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो होते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो अच्छे में तो पूरा सेलिब्रेट करने, पकड़े जाए तो बस तूने मरवा दिया, तेरे को कहा था, तू ही बेयर करेगा। तो लॉसेस के लिए हमने कहा कि जी लॉसेस के लिए दे विल नॉट बी शेयरिंग, लेकिन ये प्रॉफिट शेयर करने आ जाते हैं। थर्ड पार्टीज के लिए लायबल हैं, एब्सोल्युटली यस, दे आर लायबल। एंड द लास्ट कहता है पार्टनर बाय होल्डिंग, ये सिर्फ दिखा रहे थे अपने आप को कि जी मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं, तो कल इनको मुकरने नहीं दिया जाएगा जी। अगर आज आपने 10 लोगों के सामने ये बात मानी है कि आप इस फर्म के पार्टनर हैं, उन लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि आप भी पार्टनर हैं, और उन्होंने उस विश्वास पे फर्म को कोई पैसे दे दिए, तो आपको भी पार्टनर माना जाएगा। अब आप बाद में कहते हैं कि जी डीड पे मेरा नाम ही नहीं लिखा, मैं तो कभी साइन ही नहीं किए, मैं तो इनसे कभी ना पैसे दिए ना लिए, बट आपने अगर बोला था कि मैं पार्टनर हूं तो आज आप मुकर नहीं सकते, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर इन सब में से कोई इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो कहते हैं व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, वो खुद ये बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, या दूसरों को अलाउ कर रहा है कि आप बोल दो कि मैं पार्टनर हूं, और मना नहीं कर रहा टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म, जबकि इनफैक्ट वो नहीं है, तो बाद में वो लायबल रहेगा जी हर उस पर्सन के लिए जिसने उस बात पे विश्वास कर लिया जब बोला गया था कि ये भी पार्टनर है, और उसके केस के अंदर उसे लायबल माना जाएगा। दैट इज इट फ्रॉम द यूनिट नंबर 1। सो स्टार्ट कर रहे हैं जी विद द quick revision of unit number 2. The most important, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, लेट अस से पेपर को 1 घंटा है और आपने कहा कि सर बस एक यूनिट बता दो कौन सा मैं पढ़ के चल जाऊं, तो मैं कहूंगा कि जी यूनिट नंबर 2 पढ़ के चल जाओ, ठीक है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, थर्ड पार्टी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो कब तक रिस्पॉन्सिबल है, और अगर कोई पार्टनर चला गया तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये सब रिलेशनशिप्स के बारे में हम करेंगे जी। सबसे पहले हमने कहा रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ उनका कैसा रिलेशन रहता है। तो सबसे पहले जनरल ड्यूटीज,
तो वो कहता है कि आपको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए जो पूरी पार्टनरशिप फर्म के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट। आपने अपना पर्सनल एडवांटेज नहीं देखनी, कॉमन एडवांटेज देखनी है, वो एक्शन लीजिए जो सभी पार्टनर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बाकी पार्टनर्स को नहीं पता, सो इन दैट केस आपको वो सारी चीजें दूसरे पार्टनर को बतानी चाहिए जो इंफॉर्मेशन आपके पास है। हमेशा आपको जो काम करना है वो गुड फेथ के अंदर काम करना है। और वो कहता है कि जी अगर आपके पास अकाउंट्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो अकाउंट्स होते हैं वो कोई एक पार्टनर मेंटेन कर रहा होता है, तो अगर बाकी पार्टनर्स ने उससे अकाउंट्स मांगे हैं कि आप हमें दिखाइए क्या प्रॉफिट रहा, क्या बैलेंस शीट है, तो आपको उसे सारे अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज क्वाइट सिंपल, अगर आपने कोई फ्रॉड किया है और आपके फ्रॉड की वजह से दूसरे पार्टनर का नुकसान, क्योंकि आप सब क्या हैं, म्यूचुअल एजेंट, मेरे एक्ट्स के लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, मैंने गलत काम किया उसके लिए आपका नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई, इंडेमनीफाई होता है नुकसान की भरपाई करना, तो वो मुझे फर्म की और बाकी पार्टनर्स के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। कहता है कि जी किसके क्या राइट्स होंगे और किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, कैसे पता लगेगा? तो हमने कहा सर इसके लिए आपको डीड लिखनी चाहिए, डिटेल में आप अपनी पार्टनरशिप डीड लिखिए। तो ये जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज हैं ये आप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जैसी वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे मन में वर्ड आता है पार्टनरशिप डीड, तो डीड के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी होनी चाहिए। और वो कहता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना एक बड़ी चीज होती है, तो इसके लिए कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए। तो अगर आप पार्टनरशिप डीड में, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सभी पार्टनर से पूछना पड़ेगा, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर से नहीं। ओके और फिर वो कहता है कि जी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो वो कहता है कि जी कौन बिजनेस चलाने में हेल्प कर सकता है, तो हमने कहा कि जी सारे पार्टनर्स हेल्प करें, ठीक है। तो वो कहता है कि जी सारे पार्टनर्स के पास राइट है कि वो बिजनेस को चलाने में हेल्प कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये 5 में से सिर्फ 2 लोग ही बिजनेस चलाएंगे, बाकी 3 बिजनेस नहीं चला सकते, इन दोनों की डीलिंग अच्छी है, बाकी तीनों जब जाते हैं नुकसान करके ही आते हैं, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये तीनों डीलिंग नहीं करेंगे, यही 2 डील करेंगे, फिर चाहे आप पार्टनर हैं फिर आप डील नहीं कर सकते। बट अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर 5 लोग डील कर सकते हैं, क्योंकि 5 ही मालिक है। तो वो कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट है टू द कॉन्ट्रेरी, जिसमें लिखा हुआ है कि ए नहीं कर सकता, फिर अगर ए कोर्ट के पास भी जाए तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट कहेगी आपने खुद ही तो सहमति दी है, कंसेंट दिया और साइन किए हैं, तो अब हम बाकियों को एनफोर्स नहीं कर सकते। ये पॉइंट अच्छा है, राइट टू बी कंसल्टेड। हमने कहा कि जी हम भी पार्टनर हैं, कुछ करते हो तो पहले हमसे पूछ तो लिया करो, ठीक है, हमसे कंसल्ट तो कर लिया करो कि करना चाहिए कि नहीं। तो वो कहता है कि जो छोटे मोटे फैसले हैं रूटीन नेचर, सामान खरीदें, बेचना है, कहाँ रखना है, किसको नौकरी पे रखना है, किसको निकालना है, सैलरी बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, वोट वाले दिन शॉप खोलनी है नहीं खोलनी, छोटी मोटी बातें। सो इन दैट केस कहता है ये तो डिसीजन आप ले लीजिए बाय मेजॉरिटी, मतलब अगर कोई नहीं भी मान रहा तो डिसीजन मेजॉरिटी से ले लीजिए, 5 में से 3 ने बोल दिया हाँ तो फिर हाँ। लेकिन अगर आपने फर्म का बिजनेस ही चेंज कर देना है या पार्टनरशिप फर्म में अमेंडमेंट करनी है, उसके लिए 100% कंसेंट चाहिए, 100%। तो अगर आपका जूतों का बिजनेस और आपने कहा कि जी ये बिजनेस बंद करके आप गाड़ियां बेचेंगे, सो ये तो आप नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज कर दें, तो आपने कहा सर 10 पार्टनर्स हैं, 9 हाँ बोल रहे हैं, 1 ना बोल रहे हैं, आप खोल नहीं सकते जी, बिकॉज इसमें कंसेंट चाहिए ऑल द पार्टनर्स की। हमने कहा सर किताबें देख सकते हैं, कहता हाँ किताबें सारी देख सकते हैं आप, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो स्लीपिंग पार्टनर हो, किताबें सारे देख सकते हैं, पार्टनर के पास ये राइट होता है। हाउएवर इस राइट का मिसयूज नहीं करना जी, बोनाफाइड यूज करना है, मतलब गुड फेथ में अच्छे के लिए ही यूज करना है, ठीक है। कई बार आप कॉम्पिटिटर से मिल जाते हैं और वो आपको पैसे देता है कि जी जाओ अपनी फर्म की किताबें मेरे को दिखा, तो आप जाकर देखते हैं और उसके लिए फोटो खींच के ले जाते हैं, तो हमने कहा नहीं, इस केस में हम आपको मना कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग दिस राइट बोनाफाइड, आप इसे गुड फेथ में यूज नहीं करते। और फिर हमने कहा कि जी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उसका लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव या उनके एजेंट्स हैं, तो क्या वो बुक्स ऑफ फर्म देख सकते हैं? सो द आंसर इज यस। तो इसी को आप दोबारा से पढ़ रहे हैं जी, कुछ और सेक्शन 13 के अंदर म्यूचुअल राइट्स और लायबिलिटीज गिवन है, थोड़े
नए पॉइंट होंगे, इसमें ऑब्वियस पॉइंट्स नहीं है। सबसे पहले राइट टू रेम्यूनरेशन, द आंसर इज नो। हमने कहा कि सर अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं तो क्या मुझे सैलरी मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगी, कमीशन इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा? कहता कुछ नहीं मिलेगा जी, सिर्फ शेयर इन प्रॉफिट्स मिलेगा। पार्टनर को क्या मिलेगा? शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। बट मैंने कहा सर अगर मैं डीड में लिखवा दूं कि ₹1,00,000 महीने की सैलरी सभी पार्टनर्स को मिलेगी, कहता वो अलग बात है, वो आप लिखवा देंगे। तो आप इस रूल को हमेशा चेंज कर सकते हैं एग्रीमेंट में लिखवाने के बाद। बट एक्ट ने ये बात बोली थी कि यूजुअली सैलरी नहीं मिलनी चाहिए इनको, तो क्या मिलता है? शेयर इन प्रॉफिट। ओके, राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स, तो वो कहता है कि जी कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। तो हमने कहा डीड में देखो कितना लिखा है, अगर लिखा है 70-30 तो 70-30 मिलेगा, लिखा है 90-10 तो 90-10 मिलेगा। हमने कहा सर डीड में कुछ भी नहीं लिखा, पीएसआर है ही नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पूरी डीड पढ़ ली, लिखी ही नहीं, तो कहते फिर माना जाएगा इक्वली। या कई बार हम बोलते हैं सर डीड लिखी ही नहीं, ओरली है सब कुछ, सो इन दैट केस इक्वली। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि किसने कितनी कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है, इससे उसकी प्रॉफिट शेयरिंग पे कोई लेना देना नहीं है। तो शायद कैपिटल में मैंने 10 करोड़ डाले और मेरे पार्टनर ने 2 करोड़ डाले, लेकिन प्रॉफिट हम हाफ हाफ करते हैं, तो इसमें कोई कोरिलेशन नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन और पीएसआर सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगेन द वर्ड इज नो। लेकिन हमने बोला फिर भी 3 केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जा सकता है। नंबर 1, आपने डीड में लिखवाया हुआ है, ठीक है, फिर मिलेगा। नंबर 2, हमने कहा सर कस्टम है, कस्टम है, हम जिस बाजार में बैठे हैं, जिस लाइन ऑफ बिजनेस में बैठे हैं, यहाँ पे सब देते हैं, तो फिर आप भी दे सकते हैं। और नंबर 3, अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, कोई और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा है, किसी एक्ट में ये बात लिखी है, सो आप वहां पर भी दे सकते हैं। और इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी फर्म लॉसेज में जा रही है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दिया जाएगा अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट्स होंगे, तो अगर प्रॉफिट नहीं है फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन्स या एडवांसेस, आगे लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन्स या एडवांसेस, अगर किसी ने लोन दिया है तो उसे 6% की दर से, किसने लोन दिया है? पार्टनर्स ने। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, कैपिटल अलग लोन अलग, सो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट आपको 6% तक मिलेगा। और कहता है कि जी इवन अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व भी हो गई तब भी इंटरेस्ट चलता ही रहेगा जब तक आप उसे पे नहीं कर देते, ठीक है। और एक और पॉइंट, अगर हमने कहा सर फर्म में लॉसेज हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा कि नहीं? द आंसर इज यस, 6% तो तब भी देना पड़ेगा अगर फर्म में लॉसेज हैं, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने आपको बोला था सिर्फ तब दिया जाता है जब प्रॉफिट्स होते हैं। अगर लॉस होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस दिन बंद कर दिया जाता है जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो चलता ही रहेगा जब तक आप मेरी लोन की पेमेंट नहीं कर देते। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, तो वो कहता है कि अगर उसने कोई खर्चा पे किया, एक पार्टनर ने कई बार अपनी पर्सनल पॉकेट से पे कर दिया, होता है कई बार, जैसे किसी के पास चेंज नहीं होती तो वो पहले कैश बॉक्स के अंदर गले में चेक करता रहता है कि जी चेंज मिल जाए। बड़ी बात उसके पास चेंज नहीं होती तो खड़े होकर अपने वॉलेट में से आपको पैसे दे देता है, ठीक है। सो उसकी पर्सनल पॉकेट में से अगर उसने पैसे दे दिए ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, तो फर्म को उसे रीइंबर्स करना पड़ेगा, ये उसका राइट है, ठीक है। या फिर इमरजेंसी के केस में आग लगी थी या कुछ भी इमरजेंसी, कोई फ्लड्स आ गई, तो उसे नुकसान होने से बचाने के लिए अपनी पॉकेट से अगर उसने कोई खर्चा किया तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे रीइंबर्स किया जाए। एंड राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म, ये राइट कम है, ऑब्लिगेशन ज्यादा है। तो कहता है अगर आपने फ्रॉड किया और फर्म का नुकसान हो गया, या आपने निग्लेक्ट, आप ड्यू डिलिजेंट होकर अपना काम नहीं कर रहे थे, आप केयरलेस होकर अपना काम कर रहे थे और फर्म का अगर नुकसान हो गया तो पार्टनर को फर्म के लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये राइट नहीं है जी, ये तो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन ज्यादा लग रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है। अगले पेज पे आ गए, सबसे आसान टॉपिक इस चैप्टर का, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो कहता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को और क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट्स, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, जॉइंट एस्टेट, सेक्शन 14 है। तो वो कहता है वो प्रॉपर्टी जो फर्म को बिलोंग करती है। तो हमने कहा अच्छा फर्म को क्या बिलोंग करती है? कहता है 3 चीजें। नंबर 1, जो आप लेकर आए थे स्टार्टिंग में,
ठीक है, जो आप पैसे लेकर आए थे। और फिर कोई कैश लेकर आया था, तो जो आपने एक्वायर या खरीद लिया। और नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गुडविल ऑफ द तो वो कहता है कि जी कोई भी एसेट फर्म अगर यूज कर रही थी तो वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दी थी कि फर्म में हमारे पास गाड़ी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, 4 दिन के लिए वर्कशॉप में खड़ी, तो मेरे पार्टनर ने कहा यार गाड़ी के बिना तो काम ही नहीं होता, तो मैंने कहा मेरे घर पे एक्स्ट्रा खड़ी है, मैं ले आता हूँ 4 दिन के लिए। तो अब वो फर्म में मैं ले आया, फर्म के पार्टनर उसे यूज कर रहे हैं, तो क्या वो फर्म की प्रॉपर्टी बन गई? जी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे है, जिस दिन गाड़ी फर्म की वापस आ जाएगी मैं अपनी गाड़ी घर ले जाऊंगा। तो वो कहता है कि जी ये कैसे पता लगेगा कि ये जो एसेट आप लेकर आए हैं ये फर्म की प्रॉपर्टी है या नहीं? द की वर्ड इज, ये इंटेंशन के ऊपर पता लगेगा जी कि आपकी क्या इंटेंशन, आप क्या सोच के वो एसेट को लेकर आए हैं। गुडविल, तो वो कहता है गुडविल को अलग से बेचा जा सकता है। तो कहता है एनी पार्टनर मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर, कि वो पार्टनर उस बिजनेस को नहीं करेगा। ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जब आप किसी से गुडविल लेते हैं तो जिस पर्सन की गुडविल होती है आप उसके ऊपर बैन लगाते हैं कि अब आप ये काम नहीं कर सकते, अब आप ये ट्रेडमार्क या ये वर्ड नहीं यूज कर सकते, ये अब हम यूज करेंगे। तो वो आप उस पर ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि 10 साल तक आप काम नहीं करेंगे, या फिर इसके 100 किलोमीटर तक आप काम नहीं कर सकते। किसी और शहर में जाकर करना चाहते हैं वहां पे आप कर सकते हैं। और वो कहता है कि जी वैसे ये वाली रिस्ट्रिक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर आप किसी पे लगाते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट्स है। लेकिन अगर गुडविल बेची है और तब आप किसी पे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगाते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो उसे वैलिड एग्रीमेंट कहा जाता है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं कहा जाता। तो वो कहता है इसे वैलिड कहा जाता है। और फर्म की जो प्रॉपर्टी है कहता है कि जी उसको आपने हमेशा होल्ड और यूज फर्म के लिए ही करना है, उसे आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करना। ये भी एक छोटा सा पॉइंट था। वो कहता है कि जी कई बार पार्टनर्स ना छुप छुपीते चोरी से हिडन प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो वो कहता है ऐसा नहीं करना है। और अगर कमा भी लिया तो सबको बता दो पहले तो कि कितना प्रॉफिट कमाया, और उसके बाद फर्म को वो पे भी कर दीजिए, उसके बाद फर्म को आप पे भी कर दीजिए। सो ऑल द प्रॉफिट्स जो हैं वो आपको फर्म को पे कर देने चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगेन वेरी इजी टॉपिक। वो कहता है कि जी फर्म में कोई चेंजेस हो गए तो चेंज के बाद हमारे राइट्स और ड्यूटीज कैसे रहेंगे। चेंज से पहले कि हमें क्लियर है, चेंज होने के बाद हमारे राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे। हमने कहा वो तो हम बता देंगे, पहले ये बताओ चेंज क्या हुआ। चेंज क्या हुआ? कहते हैं नया पार्टनर आ गया, नया पार्टनर आ गया, या पुराना पार्टनर चला गया, 5 में से एक पार्टनर चला गया। क्यों चला गया? हमने कहा उसकी तो डेथ हो गई या रिटायर हो गया चला गया। या फिर आपने नया बिजनेस खोल दिया, राजन सर और मैं पार्टनर्स हैं, हम एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, हमने साथ में एक और बिजनेस शुरू कर लिया। ठीक है, सो दैट इज चेंज इन द पार्टनरशिप। या फिर वो एक फिक्स टर्म के लिए बनाई थी और उसके बाद भी आप अगर पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो कहता है इन चारों केसेस में आपकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पुराने पार्टनर्स की वो सेम रहेगी, या जो बच गए उनकी सेम रहेगी, या पुरानी फर्म में जो आपके राइट्स एंड ड्यूटीज थे वो अभी भी सेम रहेंगे। या फिर 2 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, आज वो 2 साल पूरे हुए, हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारे राइट्स एंड लायबिलिटीज सेम रहेंगे जैसे कि पहले थे, कोई चेंज नहीं रहेगा। तो इन सभी केसेस के अंदर एक ही वर्ड मैं चाहता तो लिख सकता था, दैट इट विल रिमेन द सेम, इट विल रिमेन द सेम। चलिए जी आगे आते हैं। रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स, अभी तक हम क्या कर रहे थे? रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स विद इन ईच अदर, आपस में उनके एक दूसरे के प्रति क्या रिलेशन रहेंगे, जिसमें हमने कहा कि जी हमसे पूछ के बात करना, हमें भी कंसल्ट करना, सब वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जी थर्ड पार्टी के रिगार्ड में बताइए। तो हमने कहा थर्ड पार्टी के रिगार्ड में तो हमारे मन में कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। हर एक पार्टनर फर्म का एजेंट है और दूसरे पार्टनर्स का एजेंट है। अब की वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कहता है कि जी हर एक पार्टनर के पास एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है, कि हर एक पार्टनर ये काम तो कर ही सकता है। हमने पूछा कहां लिखा है? डीड में तो लिखा नहीं। तो वो कहता है कि सर ये कहीं लिखने की बताने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक पार्टनर ये तो कर ही सकता है। तो वो कहता है कि जी
सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 22 दोनों मिलकर ये बताते हैं। तो 19 सबसेक्शन 1 ने पॉइंट नंबर 1 और 2 बताए हैं, और जो पॉइंट नंबर 3 है वो सेक्शन 22 ने हमें बताया कि उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी तब मानी जाएगी अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जो उसकी अथॉरिटी के बीच में था। नंबर 2, नॉर्मल रूटीन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए था। और नंबर 3, उसने जब वो काम किया तो फर्म के नाम से ही किया, अपने पर्सनल नेम से नहीं किया। उसने जब वो काम किया तो फर्म के नाम से किया। तो ये 3 चीजें हैं। नंबर 1, आपको जितना काम करने को कहा गया था आप उसके बीच में रह के ही काम कर रहे थे। नंबर 2, रूटीन का काम था जी, इट वॉज नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। रूटीन में मैं क्या 50-60 हजार रुपए का सामान खरीदता बेचता, एक दिन मैंने सीधा 6 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर दी, ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये मेरा नॉर्मल कंडक्ट नहीं है। मैं रूटीन में 6 करोड़ की ट्रांजेक्शंस नहीं करता। एंड द थर्ड, मैंने जब वो लोन लिया, ट्रांजेक्शन की, एग्रीमेंट किया, तो अपने नाम से नहीं किया, फर्म के नाम से किया। अगर आप ये 3 शर्तें पूरी कर देंगे तो माना जाएगा कि ये काम करने के लिए आप सक्षम थे, ये आपकी अथॉरिटी है, ये इंप्लाइड अथॉरिटी है। इसके लिए कहीं पे लिखा हुआ होना जरूरी नहीं है। पेपर में जो सबसे कॉमनली क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन सी चीजों को आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं माना जाता। ये सारे काम माना जाएगा कि आपकी अथॉरिटी में नहीं है, ठीक है। सो अगर आप ये सारे काम करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि जी आप तो सारे पार्टनर्स आ जाओ, या सबका रिटर्न लेटर लाकर दिखाओ, बिकॉज आप अकेले तो ये कर नहीं सकते। तो वो कहता है कि जी ये इंप्लाइड अथॉरिटी में फॉल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जी आपने एक डिस्प्यूट कोर्ट की बजाय आर्बिट्रेशन में डाल दिया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में ले गए, या फिर आपने फर्म के बिहाफ पे बैंक अकाउंट अपने नाम से खोल लिया, या फिर फर्म ने किसी पे क्लेम किया हुआ था कि 5 करोड़ रुपए लेने हैं, आप वहां पे जाके कहते हैं चल कोई बात नहीं 50 लाख ही दे दे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, बाकी माफ किए, ये आपकी पावर नहीं है। फर्म ने किसी के ऊपर केस किया हुआ था, आप जाकर वो केस वापस ले आए, नहीं कर सकते। कहता है कि किसी ने फर्म पे कहा हुआ था कि जी 5 करोड़ रुपए आपसे लेने हैं, आप जाकर हाँ बोला कि हाँ हमने दे दिए, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते। फर्म के नाम से इमूवेबल प्रॉपर्टी आप अकेले एक्वायर नहीं कर सकते, और फर्म के नाम से अगर ऑलरेडी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसे बेच नहीं सकते। एंड द लास्ट, फर्म के बिहाफ पे किसी और के साथ दोबारा से पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं 4 जना पार्टनर कर सकता हूं, जो कि मैं हूं भी, ठीक है। कोचिंग के लिए मैं किसी और के साथ पार्टनर हूं, अपनी सीए फर्म में मैं कहीं और पार्टनर हूं, ठीक है। बट पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे किसी और के साथ पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते। जैसे XYZ एंड कम, आपको ये बात पता है? अच्छा पूछ ही लेता हूं, XYZ एंड कंपनी, ये कंपनी है कि फर्म है? XYZ एंड कंपनी, ये फर्म है कि कंपनी है? ये फर्म है जी, क्योंकि कंपनी के पीछे लिमिटेड वर्ड रहता है, ठीक है, ठीक है। तो जब आप सीए बनेंगे, जैसे मेरी अगर सीए की जो फर्म है सिंघानिया एंड कंपनी, लेटेस्ट है नहीं, सिंघानिया एंड कंपनी या सिंघानिया एंड एसोसिएट्स, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, ठीक है। सो एंड कंपनी लिखने से कंपनी नहीं बन जाती, कंपनी के लिए लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, उसी से पता लगता है। सो XYZ एंड कंपनी और ABC एंड कंपनी मिलके काम करना चाहते हैं, मिलके काम करना चाहते हैं, तो मिस्टर ए अकेले आकर इनसे पार्टनरशिप फॉर्म कर गए, पार्टनरशिप स्टार्ट कर गए, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। सो पूरी फर्म के बिहाफ पे आप अकेले जाकर किसी के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते जी, ओके। और हमने कहा कि सर ये जो पावर्स हैं ये कम और ज्यादा भी की जा सकती हैं, तो हमने कहा की जा सकती है जी, किसी भी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी बढ़ाई घटाई जा सकती है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। तो वो कहता है कि जी एनी वन पार्टनर और इवन द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर मिलके भी किसी की पावर कम ज्यादा नहीं कर सकते। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इमरजेंसी में आपकी यूजुअली पावर्स बढ़ जाती है। देखिए रूटीन में आपने मुझे ये राइट नहीं दे रखा कि मैं किसी से लोन ले लूं, फर्म के लिए कुछ कर दूं, लेकिन अगर इमरजेंसी होगी फिर पावर्स बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत आसान पॉइंट है कि कहते हैं कि जी एक एक्टिव पार्टनर,
याद है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर या एक्टिंग पार्टनर। तो कहता है कि जी अगर हमने उस पार्टनर को बता दिया, उसको नोटिस दे दिया, तो मान लिया जाए कि फर्म को नोटिस दे दिया। कहते हैं सभी को बताने की जरूरत नहीं। अगर आप 5 पार्टनर्स हैं और मैंने एक एक्टिव पार्टनर को जाकर नोटिस दिया, स्लीपिंग को नहीं, एक्टिव को, क्योंकि स्लीपिंग तो पता नहीं, सो रहा है, जग रहा है, आता है, नहीं आता, कब आएगा, तो उसे नहीं बता। कब किसको बताना है? एक्टिव पार्टनर को अगर बताया तो इसे माना जाता है कि आपने पूरी फर्म को बता दिया, और एक पार्टनर को बताया तो मानिए सबको बता दिया। ठीक है, तो वो कहता है लेकिन वो जो आपने नोटिस देना है वो वर्किंग पार्टनर को देना है, एक्टिव पार्टनर को देना है, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं देना, और उसे जो नोटिस देना है वो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, कोई और एरा गैरा नोटिस नहीं होना चाहिए। लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज, अच्छा पॉइंट है जी। इसमें से केस लॉ आते हैं, केस स्टडीज के लिए ये अच्छा पॉइंट है। सो वो कहता है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो ऑब्वियसली वो कहता है कि जी जो पार्टनर्स हैं वो ज्वाइंटली सारे मिलकर या अकेले भी रिस्पॉन्सिबल हैं टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स विच कम अंडर द स्कोप ऑफ देयर एक्सप्रेस और द इम्प्लाइड अथॉरिटी। जो काम आपकी अथॉरिटी के बीच में आता है, अगर आप वो काम कर रहे हैं या आपका कोई और पार्टनर वो काम कर रहा है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे ही होंगे। मस्ट हैव डन, बहुत अच्छी बात उसने कही। कहता है बशर्ते आपने वो काम तब किया हो जब आप पार्टनर थे। अगर आपने वो काम तब किया जब मैं पार्टनर था ही नहीं, फिर उसके लिए बाकी पार्टनर्स ऑफ फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ओके, और वो कहता है कि अगर कोई लॉस हुआ जी थर्ड पार्टी का, क्योंकि आपने कोई गलत काम किया था, आप कौन? पार्टनर ने कोई गलत काम किया था और उसकी वजह से थर्ड पार्टी का नुकसान हो गया, जबकि वो पार्टनर वो काम ऑर्डिनरी कोर्स में कर रहा था और पावर के साथ कर रहा था, अथॉरिटी के साथ कर रहा था, बिना पूछे नहीं कर रहा था, विद परमिशन कर रहा था। इन दैट केस आपको उस नुकसान की, इंजरी की, लॉस की भरपाई करनी ही पड़ेगी। अब आप कहते हैं कि सर मेथड एम्प्लॉयड वाज नॉट अप्रूव्ड, हमने कहा इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैंने अपने ड्राइवर को दिन में ऑफिस के काम से भेजा कि जा उनसे जाके पेमेंट ले, ठीक है, और वो रास्ते में 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था और उसने एक्सीडेंट कर दिया, इन दैट केस आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे एग्जांपल आप कहेंगे सर ड्राइवर आपका पार्टनर थोड़ी ना है, मतलब मेरा एजेंट है। ठीक है, द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज, नंबर 1, क्या वो ऑर्डिनरी कोर्स के लिए काम के लिए गया था? द आंसर इज यस। नंबर 2, क्या उसे मैंने ही भेजा था? द आंसर इज यस। अब बाद में मैं ये बोल रहा हूं कि यार मैंने इसे कभी भी नहीं बोला 120 पे गाड़ी चलाने को, मैं तो इसे बिल्कुल मना करता हूं कि 40 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी। तो वो कहते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो जो मेथड उसने एम्प्लॉय किया वो आपने अप्रूव किया था कि नहीं किया था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपके काम से गया था, आपकी गाड़ी लेकर गया था, आपसे पूछ के गया था, अगर सारे आंसर यस हैं देन यू आर अकाउंटेबल। तो अगर वो मेरा पार्टनर जा रहा था ड्राइवर की जगह तो भी ही इज रिस्पॉन्सिबल। गॉट इट? और आगे वो कहता है कि जी मिस एप्लीकेशन को आप ये भी बोल सकते हैं उसने अम्बेजल कर दिया जी, मतलब अम्बेजल मतलब कैश हेरा फेरी कर दी जी, इधर उधर कर दिया कैश। ठीक है, तो वो कहता है कि जी इसमें बस 2 ही चीजें, एक ही क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि उसकी अथॉरिटी थी कि नहीं थी, अथॉरिटी थी कि नहीं थी। अगर उसके पास अथॉरिटी थी तो फर्म एंड द अदर पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं सर ये तो क्लियरली उसकी एपरेंट अथॉरिटी के बाहर की चीज थी, फिर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, फिर आप बच के निकल जाओगे। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप किसी प्यून से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये कंपनी में खरीद लेता, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ये प्यून कंपनी नहीं बेच सकता। ठीक है, ये उसकी अथॉरिटी के बाहर की बात है। अब इसमें वो कहता है फर्दर 2 केस हैं कि वो जो चीज थी, जो एसेट थे, जो कैश था, वो फर्म की कस्टडी में आने से पहले ही उसने हेराफेरी कर ली या आने के बाद हेराफेरी की। वो जो पैसे उसने चोरी किए पार्टनर ने, वो फर्म की तिजोरी में पड़े हुए थे या अभी तिजोरी में रखे नहीं थे, उससे पहले ही उसने चोरी कर ली। दोनों केसेस के अंदर फर्म इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज उसकी अथॉरिटी थी ना कैश पकड़ने की, फर्म के बिहाफ पे कैश पकड़ने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। द आंसर इज यस। तो वो कहता है फर्म के
पास आने के बाद चोरी किए कि फर्म के पास आने से पहले ही चोरी कर लिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर अथॉरिटी थी तो फर्म इज रिस्पॉन्सिबल, रेस्ट ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर आप कहते हैं उसकी अथॉरिटी ही नहीं थी, उसको पकड़ाए ही क्यों, फिर फर्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जब हमने बोला कि उसकी कभी अथॉरिटी थी ही नहीं। नेक्स्ट, जिसके अंदर एक पार्टनर अपना शेयर किसी नए पर्सन को देके चला गया। हमने कहा सर ये क्या बात है, ऐसे कैसे देकर चला गया, हमसे पूछा नहीं। तो हमने कहा उसे पार्टनर नहीं बनाकर देकर गया, सिर्फ अपना शेयर दे गया। ये आप कर सकते हो, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। मैं किसी को अपनी जगह पार्टनर बनाकर नहीं जा सकता, लेकिन आप मेरे को महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन देते थे, मेरा प्रॉफिट का हिस्सा देते थे, और कंपनी में, फर्म में मैं भी 10 करोड़ का मालिक हूं। ठीक है, मेरा रुपया लगा है जी 10 करोड़ रुपया, वो शेयर, वो प्रॉपर्टी मैं किसी और को देके जा सकता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी आज मैं रिटायर होना चाहता हूं, मैं वो किसी और को सेटिंग करके उससे पैसे लेकर उसको मालिक बनाकर चला गया। फिर से बोल रहा हूं, वो पर्सन आपकी प्रॉपर्टी का मालिक तो बन गया, बट आप कहें कि जी वो पार्टनर बन गया, पार्टनर नहीं बना। तो अब वो जब मेरे जाने के बाद फर्म में आने लगा तो बाकी पार्टनर्स ने गुस्सा करके उसे क्या बोला कि जी बाहर है ना, अंदर नहीं आना, यू आर नॉट द पार्टनर। ठीक है, राघव सिंघानिया वॉज द पार्टनर, वी ट्रस्टेड हिम, वी डोंट नो यू। ठीक है, और पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। जब मैं आप पे विश्वास ही नहीं करता तो मैं आपके साथ मिलकर काम कैसे कर सकता हूं? आई विल नॉट लेट यू टू वर्क हियर, आप पार्टनर नहीं हो। अब वो कहते हैं लेकिन मेरा पैसा लगा हुआ है और मेरे को शेयर ऑफ द प्रॉफिट, हमने कहा वो सब कुछ मिलेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, आपका जो शेयर का प्रॉफिट होगा वो सब मिलेगा, बट आप कहें कि जी मैं पार्टनर बनूंगा, पार्टनर नहीं। कहता है किताबें दिखा दो, हमने कहा किताबें भी सिर्फ पार्टनर्स ही देखते हैं जी, आपको किताबें नहीं मिलेगी। तो कहता है ये मैं कैसे चेक करूंगा कि आपने मेरे को ठीक शेयर दिया कि नहीं दिया? तो हमने कहा आप नहीं कर सकते, आप ये चेक नहीं कर सकते, जितना हम देंगे उतना ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो लगता है आप बहाने बना रहे हो किताबें देखने के लिए, किताबें हम दिखा नहीं सकते। लेकिन अगर फर्म चल रही है तब तक ये सब आप कर सकते हैं। अगर फर्म आज बंद हो रही है और अब आप उसे पूरा शेयर दे रहे हो 10 करोड़ रुपए का, और 10 करोड़ की जगह आप उसे दे रहे हो 2 करोड़ रुपए, उसने कहा बाकी 8 करोड़, आपने कहा वो इधर उधर हो गए। उसने कहा किताबें दिखाओ, हमने कहा नहीं किताबें नहीं दिखा सकते। कहता अब तो दिखानी पड़ेगी, अब दिखानी पड़ेगी, बिकॉज इट इज नॉट द रूटीन का, ये 2-4 लाख रुपए की बात नहीं है, तो करोड़ों की बात है। सो रूटीन के अंदर जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी कौन, जिसको एक आउटगोइंग पार्टनर जाते जाते अपना शेयर पकड़ा के चला गया, तो वो कहता है क्या वो रूटीन में एंटाइटल्ड है इंटरफेयर करने के लिए? हमने कहा नहीं, नॉट एंटाइटल्ड। कहता है अकाउंट्स देखना चाहता है, हमने कहा नॉट एंटाइटल्ड। कहता है किताबें देखना चाहता है, हमने कहा नॉट एंटाइटल्ड। बस वो अपना शेयर ले और शेयर जितना मिला भगवान का प्रसाद समझ के चले जाने जी, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि जी इसको कम और इसको ज्यादा क्यों मिला है। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है फिर आपके अंदर पावर्स आ जाएंगी, फिर आप अपना शेयर इन द एसेट्स ले सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी कि जी ये तो आपने मुझे कम दिए हैं, फिर आप अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। अब तो फर्म बंद हो रही है ना, अब अकाउंट्स दिखाने में आपको क्या प्रॉब्लम? ओके, ट्रिपल स्टार मार्क कर रहे हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, माइनर को क्या पार्टनर बनाया जा सकता है? सबसे पहले हमने एक, जब स्टार्टिंग में आपको बताया तब एक बात बोली कि जी पार्टनर वही बने जो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक, और माइनर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने पढ़ाया that he is not eligible to enter into a valid contract. So in that case वो कहता है कि जी उसे आप पार्टनर बना ही नहीं सकते हैं, बट एक्सेप्शन इज देयर कि आप उसे पार्टनर बना सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स के लिए। कहता है कि जी अगर आप वैसे माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसे वॉइड एब इनिशियो माना जाता है, वो डे 1 से इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, वो कभी भी वैलिड नहीं। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो पहले वैलिड होते हैं और आज ये वॉइड हो गए, लेकिन वॉइड एब इनिशियो का मतलब कि सर ये पहले भी वॉइड थे, आज भी वॉइड है। तो कहता है क्या उसे अपना शेयर ऑफ द प्रॉफिट और शेयर इन द प्रॉपर्टी मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन वो कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। ये आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेरे से बहुत डिटेल में पढ़कर आए हैं कि माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो सकता, नो मैटर व्हाट। फाइन, अब ये माइनर को पार्टनर तो बना लिया बट ओनली फॉर प्रॉफिट। अब ये कहता है कि सर किताबें देखना चाहता हूं, तो हमने कहा ठीक है आप पार्टनर हो तो देखोगे, तो आप देख सकते हैं। कहता है रूटीन में काम भी करना चाहता हूं, तो
तो हमने कहा आप हमें चाइल्ड लेबर का केस में अंदर करवाओगे, नहीं कर सकते जी, आप माइनर हैं, आप काम कैसे करेंगे जी, चाइल्ड लेबर नॉट अलाउड इन इंडिया। फिर वो कहता है कि सर ये केस कर सकता है बाकी पार्टनर्स पे, तो हमने कहा हाँ, अगर वो उसको उसका शेयर नहीं देंगे, प्रॉफिट नहीं देंगे, तो ये केस कर सकता है उन सबके ऊपर कि जी आप बच्चा समझ रहे थे, मेरे को पैसे ही नहीं देते मेरे, तो आपको उसका शेयर तो देना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने कहा सर आज उसका 18th बर्थडे आ गया, ठीक है, 18th बर्थडे आ गया, या फिर मैंने आपको एक और केस बताया था, या फिर जब वो अवेयर हुआ कि मैं पार्टनर, ठीक है, ऑन बिकमिंग अवेयर, शायद उसे 25वें साल में जाकर पता लगा, ठीक है, इसमें मैंने वो एग्जांपल दी थी कि छोटे होते उसकी शादी हो चुकी थी, उसे बताया ही नहीं कभी, ऐसी शायद छोटे होते हुए उसे किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया था, उसे बताया ही नहीं। तो आज जब उसे पता लगा तब, या फिर जब उसका 18th बर्थडे आया तब, उससे पूछा जाएगा कि अभी तक तो आपके फैसले कोई और ले रहा था, अब आप बताओ आप ये पार्टनरशिप में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते। 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये बात बतानी पड़ेगी। अगर आपने बोला यस, तो आप डे 1 से रिस्पॉन्सिबल हैं, आज से नहीं, ठीक है। अगर आप 6 साल, अगर आप 12 साल की उम्र से पार्टनर बनाए गए थे, तो 18वें साल में जब आपने यस बोला, तो आप 12वें साल से रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑल द एग्रीमेंट्स डन बाय द पार्टनरशिप। और अगर आपने बोला नो, तो नो तो ठीक है, साथ में एक पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है। ये बार बार हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो उसे पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट और बताया था, हमने कहा सर वो खुद ही नोटिस दे या उसके बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है, नोटिस कोई भी दे सकता है, बट नोटिस देना जरूरी है। अगर उसने नोटिस दिया देन ही इज रिलीव्ड, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। और फिर वो कहता है क्या उसका शेयर और प्रॉफिट्स विल बी लायबल, हाँ उस दिन से वो लायबल हो जाएगा, उसके पहले से वो लायबल नहीं था। बट अगर आज उसने कहा कि जी अब मैं बड़ा हो गया हूं और आई वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर, बात खत्म हो गई है। और हमने कहा कि सर उसने कुछ भी नहीं किया, ना हाँ बोला, ना बोला, ना नोटिस दिया, ना कुछ, तो फिर डीम्ड टू बी पार्टनर माना जाएगा। फिर हम यही मान के चलेंगे कि ये पार्टनर कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अगर ना बोलना था तो 6 महीने के अंदर अंदर ही बोलना। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन द पार्टनर। हम अपनी फर्म में अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए सभी पार्टनर से पूछना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर डीड में लिखा हो या डीड में टर्म्स एंड कंडीशन हो, तो उसके हिसाब से भी आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डीड में आपने कहा कि जी लेट अस से वी आर वेरी मनी माइंडेड पार्टनरशिप, हमने बोला जो 10 करोड़ दे दे उसे पार्टनर बना, फाइन। तो एक बंदा आज 10 करोड़ देने को तैयार है, अब पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि डीड में लिखा है और उस पर मैंने खुद साइन किए हैं, तो सभी पार्टनर्स ने साइन किए हैं, तो आज जो 10 करोड़ दे रहा है उसे पार्टनर बना लो। तो वो कहता है या फिर तो सबसे पूछना पड़ेगा या एज पर द डीड। तो नए पार्टनर के, अब ये पॉइंट बहुत अच्छा है और ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमने कहा सर नॉर्मली एक नया पार्टनर जिस दिन से आ रहा है उसी दिन से अकाउंटेबल होगा, उसके पुरानी ट्रांजैक्शंस के लिए वो अकाउंटेबल नहीं। लेकिन वो भोला इंसान, वो कहता है कि जी मैं पुराने के लिए भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हूं, ठीक है। तो हमने कहा आप तो तैयार हैं, क्रेडिटर से भी पूछ लेते हैं कि जी वो भी ओके हैं कि नहीं, ठीक है। अगर क्रेडिटर भी हाँ बोलते हैं फिर आप अकाउंटेबल, ठीक है। तो लेट अस से पार्टनरशिप फर्म में से अंबानी गया और मैं आ गया और मैंने कहा कि जी मैं पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार। तो क्रेडिटर्स ने कहा आप तो तैयार हैं, हम तैयार नहीं है, क्योंकि अंबानी तो दमकम वाला पर्सन था, आपके पल्ले इतने दाने नहीं। सो इन दैट केस वी डू नॉट एक्सेप्ट यू कि आप ओके हैं और मैं पुराने पार्टनर को डिस्चार्ज कर दूं, फिर बात नहीं बनेगी। इसमें बहुत ज्यादा वेटेज दी गई है क्रेडिटर्स को। अगर नया पार्टनर पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है भी, तो भी क्रेडिटर से पूछना पड़ेगा कि जी वो नई फर्म को पुरानी फर्म के को डिस्चार्ज करते हैं कि नहीं और नई फर्म को अकाउंटेबल मानते हैं कि नहीं। अगर वो मानते हैं तभी उसे माना जाएगा, एल्स नॉर्मली एक पार्टनर जिस दिन से आता है उसी दिन से रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब हमने कहा सर पार्टनर आ नहीं रहा, पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो रिटायर भी कैसे होना है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग या फिर एज पर द डीड, या फिर अगर वो पार्टनरशिप थी ही एट विल और आपने नोटिस दे दिया इन राइटिंग सभी पार्टनर्स को कि मैं जाना चाहता हूं। अब आप जाना चाहते हैं तो जाइए, ठीक है, लेकिन आप जिस दिन गए उस दिन तक तो आप अकाउंटेबल हो, उस दिन के बाद से आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप कहते हैं क्या उस दिन तो मैं रिटायर हो गया, उसके बाद क्या चल रहा था, किससे लोन लिया, मेरे को क्या पता।
नंबर 1, आपको नोटिस देना चाहिए था। अगर आप एक्टिव पार्टनर थे, आपके रिटायर होने से बात नहीं खत्म होगी, आपको नोटिस देना चाहिए था, आप देते या कोई और देता। दूसरा, ये कहता है कि सर मैं उससे पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म करना चाहता हूं, उस दिन के बाद से तो मैं अकाउंटेबल हूं ही नहीं, मैं पुरानी भी सारी करना चाहता हूं। तो अगेन हमने क्या बोला कि इसमें क्रेडिटर्स के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर्स ये बात बोलते हैं कि चलो ठीक है 10 पार्टनर थे, एक गया, हम रिटर्न में देते हैं कि हम ये जो एक गया ना, इसको कभी तंग नहीं करेंगे, बाकी 9 है ना, हम उनसे पैसे लेंगे, तो इन दैट केस फिर आप पुराने के लिए भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। बट फिर से बता रहा हूं, नॉर्मल सिचुएशन क्या है, नॉर्मली जिस दिन आप रिटायर हो जाते हैं उससे पहले तक आप अकाउंटेबल रहते हैं, बट उसके बाद के एक्ट्स के लिए, लायबिलिटीज के लिए आप अकाउंटेबल नहीं होते। नेक्स्ट वी हैव इज द एक्सपल्शन। हमने कहा सर पार्टनर जा नहीं रहा, लात मार के निकाल रहे, ठीक है, जबरदस्ती निकाल रहे जी, ये अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो हमने कहा ऐसा कर सकते हैं, कहता है 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी तभी आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी पार्टनर को निकाल सकते हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट था कि निकाल सकते हैं। नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स की सहमति थी कि इसको निकाल देना चाहिए। और नंबर 3, वो गुड फेथ में काम नहीं कर रहा था, मतलब जिसको निकाला उसको अच्छे के लिए निकालना चाहिए, मतलब फर्म की भलाई के लिए निकाला, सो गुड फेथ में, ऐसे मिसयूज नहीं करना, एब्यूज ऑफ पावर नहीं करना, ठीक है, कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर ने मिलकर किसी भोले इंसान को निकाल दिया। जेन्युइन केस था तो ही निकाल सकते हैं। तो वो कहता है कि जी अगर ये 3 शर्तें पूरी ना हुई तो जिसको निकाला अब वो दोबारा आने पे जिद कर सकता है या फिर अपना शेयर मांग सकता है, और उसके बाकी सारे राइट्स और लायबिलिटीज वही रहेंगे रिटायरिंग, मतलब जब निकाला उस दिन तक तो वो अकाउंटेबल है, उसके बाद वो अकाउंटेबल नहीं रहेगा। और अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो गया ऑटोमेटिकली वो उस दिन पार्टनरशिप से सीज हो जाता है, ठीक है, उस दिन वो पार्टनर नहीं रह पाएगा जी। तो अगर 10 पार्टनर थे, एक इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनर निकल गया जी। हमने कहा सर कोई नोटिस कुछ देने की जरूरत नहीं, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो निकल गया। और वो कहता है कि अगर डीड भी इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, बट अगर आपने लिखा हुआ था कि किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी, फिर नहीं होगी, बट अगर आपने कुछ नहीं लिखा होता, डीड है ही नहीं, फिर आपकी फॉर्म भी उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आपका कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। बहुत अच्छी बात। वो कहता है कि जी इंसॉल्वेंट जिस दिन हो गया उस दिन वो निकल गया, उसके बाद फर्म में क्या चल रहा था उसके लिए इंसॉल्वेंट पार्टनर लायबल नहीं होगा। हमने कहा वो तो ठीक है, और इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए फर्म लायबल नहीं होगी। आप हमसे मत पैसे मांगना, इंसॉल्वेंट पार्टनर को हमने बोला आप हमसे मत पैसे मांगना, हम आपसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। और इसमें पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब किसी को दिवालिया निकाला जाता है तो अखबार में ये बात खुद ही छाप दी जाती है। नेक्स्ट इज द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो फर्म वैसे डिसॉल्व हो जाती है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, और वो कहता है कि जी उसकी एस्टेट इज नॉट लायबल। जिस दिन उसकी डेथ हो गई उसके बाद से फर्म ने कोई लोन लिया नहीं लिया तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। और डेथ के केस में भी वो कहता है सर पब्लिक नोटिस बेचारा वो कैसे देगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, जिसमें हमने कहा कि सर किसी फर्म की हमने गारंटी भर रखी थी, किसी फर्म की हमने गारंटी भर रखी थी, आज वो फर्म चेंज हो गई, उसके 2 पार्टनर निकल गए, 2 नए आ गए, तो मेरी गारंटी रिवोक हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो गारंटी एबीसी की भरी थी, आज एबीसी है ही नहीं, वहां पे XYZ है, ठीक है, सो माई गारंटी विल बी। या फिर उन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर लिया या कोई भी मटेरियल अगर चेंज हो जाएगा तो मेरी गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, बिकॉज सिचुएशन एंड द फैक्ट्स हैव बीन चेंज्ड। अगर एबीसी में बीसी की जगह ए है तब भी ठीक है, शायद मैंने गारंटी बी को देख के दी थी कि बी अच्छा है, ये फॉल्ट नहीं करेगा, तो अगर बी भी चला गया तो भी मेरी गारंटी रिवोक हो जाएगी, मटेरियल चेंज माना जाएगा। और जो पार्टनर आउटगोइंग है, क्या वो फर्म का नेम यूज कर सकता है? जी हाँ, फर्म का नेम चेंज कर सकता है, यूज कर सकता है। जैसे रिलायंस अब मुकेश अंबानी भी यूज करता है, अनिल अंबानी भी यूज करता है। लुधियाना में बसंत देखे आपने कितने सारे, तो ये पार्टनरशिप फर्म है, सभी पार्टनर्स ने अपने अपने बसंत खोल दिए, सो आप वो गुडविल यूज कर सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, तो वो बिजनेस ऑफ द फर्म। अच्छा, इसमें लिखा है मे नॉट, ठीक है, सो अगर आप कंपीटिंग बिजनेस तो शुरू कर सकते हैं लेकिन आप फर्म का नेम नहीं यूज कर सकते अगर फर्म चल रही है तो। बट अगर फर्म बंद हो गई है तो गुडविल सब में बढ़ती है, या फिर तो गुडविल बेच दो या गुडविल सब में बढ़ेगी, ठीक है।
सो अगर फर्म चल रही है तो आप फर्म का नाम नहीं यूज कर सकते, सेम बिजनेस नहीं कर सकते, फर्म के कस्टमर खींच के अपनी नई फर्म के अंदर नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। ये पॉइंट काफी अच्छा है। लेकिन आपने कहा सर फर्म ने मेरे को निकाल दिया या मैं रिटायर हो गया, लेकिन मेरा हिसाब नहीं किया अभी तक, मैंने 8 करोड़ रुपए अभी भी लेने हैं, तो फर्म के पास 2 ऑप्शन है, या फिर तो आपको आपका शेयर देते रहें या 6% ब्याज देते रहें जो उनका, ठीक है। सो अगर आपका फाइनल सेटलमेंट नहीं किया, सो इन दैट केस फर्म के बाद 2 ऑप्शंस रहेंगे, या फिर तो आपको प्रॉफिट का शेयर तो पुराना अभी भी देते रहें या फिर 6% का ब्याज आपको देगा। So starting with the quick revision of the unit number 3, that is the registration and the dissolution of the firm. So this is the last unit for the chapter number 4, registration of the firm. सबसे पहले हमने कहा इसका मतलब ही क्या है, तो कहता है कि जी फर्म को रजिस्टर करवाना किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ। प्रोसीजर क्या है, तो कहता है आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के देना पड़ेगा और उसके साथ फीस भी देनी पड़ेगी। कंटेंट क्या होंगे, वही नॉर्मल, नेम ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेसेस बताइए, क्या काम करते हैं, कौन सा पार्टनर कब आया था, सबका नाम पता, एड्रेस बताइए, कितने साल हो गए आपकी फर्म को, और रजिस्ट्रेशन उसी दिन से वैलिड मानी जाएगी जिस दिन आपने वो फॉर्म फिल किया था। नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उसके क्या इंपैक्ट होंगे, स्टार मार्क कर दें जी, पेपर में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। तो वो कहता है आप कोई सिविल कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकते जी, पार्टनर किसी पे केस नहीं कर सकता, किस पे, अपनी ही फर्म पे, या दूसरे पार्टनर्स ने अगर आपको चीट किया तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहता है आप सिविल कोर्ट के अंदर केस नहीं कर पाएंगे, किसी फर्म किसी थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं कर सकती। जैसे हमने किसी को मटेरियल भेजा, अगले ने हमें पेमेंट नहीं की, सो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। हमने कहा सर केस करना चाहते हैं, तो हमने कहा जाओ पहले रजिस्ट्रेशन करो, मैं कहा फिर केस कर सकता हूँ, कहते हैं हाँ फिर कर सकते, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन अभी भी कर सकते हैं। एंड वो कहते हैं कि जी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेटर से किसी ने मेरे ऊपर 5 लाख का केस किया और बोला कि 5 लाख रुपए इनसे लेने, मैंने कहा मैंने भी इनसे 4 लाख रुपए लेने हैं, तो आप उनसे सेट ऑफ मांग रहे हैं, तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको पूरे 5 लाख देने। देखिए आपकी राइट की बात नहीं होगी जब तक आप अनरजिस्टर्ड हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, फिर सेट ऑफ भी मिलेगा, फिर सेट ऑफ भी मिलेगा। जब तक आप सेट ऑफ नहीं करवाएंगे तो आपके राइट्स की बात नहीं। लेकिन कहता है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाऊंगा तब भी ये सब तो मैं कर ही सकता हूं, स्टार मार्क करें जी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो कहता है कि जी आप राइट ऑफ द थर्ड पार्टीज आपको सू कर सकती है, फर्म को सू कर सकती है, आप नहीं सू कर सकते थे ना, आप ना अपने बंदों को ना बाहर वालों को सू कर सकते थे, लेकिन बाहर वाले आपको सू कर सकते हैं। कहता है कि जी आपको के लिए ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट हो सकता है या रिसीवर अपॉइंट हो सकता है अगर वो फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, तो हमने कहा हाँ ये हो सकता है। तो वो कहता है कि जी पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है, यस आप डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी बेच के फर्म को बंद कर दिया जाए। मैं फर्म पे नहीं केस कर रहा, फर्म से पैसे नहीं मांग रहा, फर्म को बंद करने के लिए केस कर रहा हूं, तो वो आप कर सकते हैं। और वो कहता है कि जी आप राइट्स ऑफ द फर्म और द पार्टनर हैविंग नो प्लेस ऑफ द बिजनेस इन इंडिया, तो वो कहता है कि जी इन दैट केस आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं होंगे। अगर वो पार्टनरशिप फर्म इंडिया में काम नहीं करती, इंडिया के बाहर करती है, तो उसके राइट्स बिल्कुल भी अनअफेक्टेड रहेंगे। कहता है आपको सेट ऑफ दे देंगे, मैं कहा अभी तो आप कह रहे थे नहीं देंगे, कहता है 100 रुपए तक दे देंगे, हमने कहा रहने दो, ठीक है। तो अगर किसी ने 5 लाख का केस किया, आपने कहा नहीं सर इनसे 40 रुपए लेने हैं, तो वो सरकार कहती है जी चलो ठीक है 40 एडजस्ट हो जाएंगे, 140 लेने हैं, फिर वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत ही मेहरबानी। और लास्ट में वो कहता है कि जी आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए केस कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे सिविल कोर्ट के अंदर वो कहता है कि जी आप नहीं कर सकते, छोटी मोटे अगर किसी ने किए, बट अगर किसी ने आपके साथ बहुत ही गलत किया, आप उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर करना चाहते हैं, सो इन दैट केस फाइन। नेक्स्ट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो वो कहता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अगर सारे पार्टनर्स अगर डिसॉल्व हो जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इतना कंफ्यूजिंग है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में कर ही नहीं सकते। कहता है कि जी इसे माना जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो गई। लेकिन हमने कहा सर 6 पार्टनर थे, 2 चले गए, बाकी 4 ने कहा चलो हम तो कंटिन्यू रखते हैं जी बिजनेस, तो इसे कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म अभी भी चल रही है,
पार्टनरशिप उन दोनों के साथ डिसॉल्व हो गई, तो इसे कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो वो कहता है इनका डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जिसमें सारे पार्टनर्स चले जाते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसमें कुछ पार्टनर्स चले जाते हैं। तो वो कहता है कि जी इसमें तो बिजनेस ही बंद हो जाता है, लेकिन उसमें बिजनेस चलता रहता है, रिमेनिंग पार्टनर्स बिजनेस को चलाते हैं। इसमें कहता है एसेट्स को बेचने की नौबत आ जाती है और जो पैसे इकट्ठे होते हैं उसको लायबिलिटीज के लिए चुकाने में यूज किया जाता है। हमने कहा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एसेट्स को शायद सिर्फ रीवैल्यू किया जाए, एसेट्स को बेचा नहीं जाएगा, लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं किया जाएगा। फर्म कैसे बंद होती है, कहता मे बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर ऑफ कोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती। तो आप म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि 5 में से 1 चला गया, बाकी कंटिन्यू करेंगे। और वो कहता है कि जी फर्म अगर बंद होगी तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप सारी की सारी खत्म होगी ही होगी, लेकिन कहता है कि जी इसके अंदर जब पार्टनरशिप खत्म होती है तो फर्म बंद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एज द केस में भी। और वो कहता है कि इसके अंदर फाइनल क्लोजर, किताबें परमानेंटली बंद कर दी जाती हैं, लेकिन इसमें किताबें परमानेंटली बंद नहीं की जाती। और फिर वो कहता है कि जी डिसोल्यूशन के वो सारे केसेस बताइए, भी स्टार मार्क करते हैं। अब ये छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर हर पेज पे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर में आने के लिए 4 से 6 नंबर में बड़ा लेजेट है। तो वो कहता है वो कौन कौन से केसेस हैं जिसके अंदर कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया लेकिन आपकी फर्म बंद हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। जबरदस्ती हमने तो आप, कोर्ट ने नहीं आपकी फर्म बंद करवाई, खुद आपकी फर्म बंद हो गई। सबसे पहले है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जिसके अंदर सारे पार्टनर्स ने मन बनाया कि हमें फर्म डिसॉल्व या बंद कर देनी चाहिए, तो फर्म डिसॉल्व हो गई। कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, आपका मन था बंद करने का तो आपने फर्म बंद कर दी। सेकेंड इज द कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जिसके अंदर सारे पार्टनर्स या एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। याद है इंसॉल्वेंट होते ही वो पार्टनर क्या हो जाता है, सीज टू बी द पार्टनर, वो पार्टनर रहता ही नहीं। तो अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो सारी पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर निकल गए, तो पार्टनरशिप फॉर्म में कोई बचा ही नहीं। या फिर हमने कहा सर 10 में से 9 हो गए, 1 रह गया, अब एक अकेला तो पार्टनरशिप चला नहीं सकता, तो भी फॉर्म को बंद करना ही पड़ेगा। या फिर आप जो काम कर रहे थे वो क्या हो गया, अनलॉफुल। ठीक है, जैसे वन टाइम यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन हो गया जी, तो आपकी जो फैक्ट्री थी वो वन टाइम प्लास्टिक की थी, वन टाइम यूज प्लास्टिक की, तो आज वो बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तो फिर भी आपको पार्टनरशिप बंद करनी ही पड़ेगी। या फिर कुछ सर्टेन कॉन्टिंजेंसीज होगी। नंबर 1, आपकी पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए थी, आज वो टर्म पूरी हो। नंबर 2, आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए था, याद है वो पुल बनाने के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, आज वो पुल बन के तैयार हो गया तो फर्म बंद हो जाएगी। या फिर किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर उनमें से कोई भी एक इंसॉल्वेंट। पॉइंट नंबर 4, या फिर आपकी पार्टनरशिप क्या थी, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, 2 चीजें। नंबर 1, जिसमें फिक्स टर्म नहीं होती और पार्टनरशिप कैसे बंद होगी, खत्म होगी, ये नहीं बताया जाता। तो वो कहता है पार्टनरशिप एट विल थी, तो उसमें से किसी एक पार्टनर ने, किसी भी एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया जी सभी पार्टनर्स को कि मैं चाहता हूं, और वो भी नोटिस इन राइटिंग दिया कि मैं फर्म को बंद करना चाहता हूं। तो जिस दिन उसने नोटिस दिया वो दिन, या नोटिस में जो डेट लिखी थी, अगर नोटिस में आप कहते हैं सर पढ़ लिया, कोई डेट लिखी नहीं, तो जिस दिन नोटिस दिया था उसी दिन से वो फर्म डिसॉल्व मान ली जाएगी। अगर आप नीचे लास्ट जो डायग्राम है देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स यहां तक सेम ही लिखे हुए हैं। नंबर 1, फर्म कैसे बंद की जाती है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स या एज पर द एग्रीमेंट। ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसके अंदर इंसॉल्वेंट हो गई या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका बिजनेस ही क्या हो गया, अनलॉफुल। फिर वो कहता है हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट, याद है आपको, हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट, आपका फिक्स टर्म था आज खत्म हो गया, एक पर्पस था वो पूरा हो गया, किसी एक की डेथ हो गई या कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया। पार्टनरशिप एट विल थी तो आपने नोटिस हो गया। अब यहां से पढ़ते हैं जी, ये स्टार मार्क कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर से आपकी फर्म को कब बंद किया जाएगा, जब आपका कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर वो पार्टनर की परमानेंट इनकैपेसिटी। देखिए एक ही पार्टनर सारा काम कर रहा था और आज वो परमानेंट इनकैपेसिटेटेड हो गया किसी भी वजह से, या फिर उसने कुछ ऐसे इतने बड़े लेवल का मिसकंडक्ट किया कि अब आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला ही नहीं सकते, या फिर विलफुल एंड द परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आप बार बार लगातार टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ते ही जा रहे हैं, या फिर आपने अपना पूरा इंटरेस्ट जो है शेयर इन ऑफ द पार्टनर वो किसी और को देके चला गया, या फिर इसमें एग्जांपल थी कि उसका कोई
लोन चुकाना था या गवर्नमेंट के प्रति उसके कोई पैसे थे, लैंड एरियर्स थे, इनकम टैक्स के एरियर्स थे, तो इनकम टैक्स वालों ने आकर उसका सारा शेयर ले लिया और फर्म को बेचना शुरू कर दिया, तो फिर भी फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। या फिर आप बिजनेस चला ही नहीं सकते अदर देन लॉस। कई बार हो जाता है, हम कहते हैं ना कि आपने बिजनेस बंद क्यों कर दिया, तो हमने कहा कोई मार्जिन बचे ही नहीं थे जी, काम करके मजा ही नहीं आता था, अब लॉस ही हो ही जाता था, अब चलाता भी तब भी लॉस ही होना था, तो हमने कहा इससे अच्छा तो हमने बंद ही कर दिया, क्योंकि वो कभी प्रॉफिट में आना ही नहीं था। या फिर वो जस्ट एंड इक्विटेबल था, जैसे कि कई बार होता है डेड लॉक इन द मैनेजमेंट, पार्टनर्स की आपस में लड़ाई हो गई, वो स्पीकिंग टर्म्स में ही नहीं है, इन दैट केस भी हम कहते हैं कि जी इसी में भलाई है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। तो इन सब केसेस में कोर्ट इंटरवीन करती है और ऑर्डर पास कर देती है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। एंड द लास्ट डिसोल्यूशन से वो कहता है कि जी क्या होगा, तो माना जाएगा कि फर्म तब तक कंटिन्यू कर रही है जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे रहे हैं। पब्लिक नोटिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कहता है आपके राइट्स ऐसे ही रहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। देखो क्या होता है, आज आपने डिसॉल्व कर दिया, लेकिन हमारा इतने फैक्ट्रीज एम्पायर फैला हुआ था, एक सेकंड में थोड़ी ना बंद हो जाएगा, तो फैक्ट्रीज को बेचना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बंद करवाने पड़ेंगे, पैसे आएंगे देंगे, तो ये सब करने के लिए मेरे राइट्स वैसे ही रहेंगे जितना मैं रूटीन में काम कर रहा था। तो वाइंडिंग अप के लिए सभी पार्टनर्स के राइट चलेंगे जब तक पूरी वाइंड अप नहीं हो जाता। आज आपने बोला बंद कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा ना, 2-4 महीने तो 2-4 महीने तक मैं वैसे ही काम कर सकता हूं जैसे मैं पहले काम कर सकता हूं। और वो कहता है कि कॉन्टिन्यूइंग अथॉरिटी, ये भी वही पॉइंट है। और फिर आप अपने अकाउंट्स को सेटल करेंगे। सेटल कैसे करेंगे ये भी याद करवाता है, इसमें हिरार्की थी, सबसे पहले बार वालों को पैसे देने, फिर लोन के पैसे देने, फिर कैपिटल के पैसे देने, और फिर पीएसआर में बांट देने। और लास्ट में कहता है अगर कोई प्रॉफिट आपने अर्न किया तो उसको सबको बताना है और सबके साथ शेयर करना है। ये नोट्स हैं जी, दिस इज द लिस्ट ऑफ द सेक्शंस। इसमें प्रॉपर ये सेक्शंस गिवन है अलॉन्ग विद देयर हेडिंग्स, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट एंड एक्सपेक्ट कि आप ये सारे सेक्शंस याद करें, ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूं कि आप अपनी एक ऐसी लिस्ट बनाएं, ठीक है, एंड उसमें लेट अस से टोटल 60 सेक्शंस है ना, अगर आप उसमें 7-8 भी लिखेंगे आई वुड बी हैप्पी। 8 सेक्शन आप पूरे चैप्टर से याद कर लो कि ये सर ने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसके सेक्शंस याद रख के वो आप पेपर में अगर लिख देंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में सेक्शन मेंशन करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, आप बस ये लिखिए एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1938, ठीक है। अगर आपको सेक्शन नहीं पता, एक और सेक्शन गलत नहीं लिख सकते, ठीक है। सो सेक्शन इज लाइक द टॉपिंग ऑन द पिज्जा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी करेक्ट। अगर सॉल्ट की जगह उस पर शुगर डल गया तो पिज्जा ही पूरा खराब हो जाएगा जी, वो डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। इससे तो आप सॉल्ट ना ही डालते, फाइन। सो सेक्शन गलत नहीं, अगर आप श्योर शॉर्ट हैं तभी लिखिए, फाइन। थैंक यू, दैट इज इट फॉर टुडे।